इंसाफ न्यूज ऑनलाइन में आज एक बार फिर हम सीनियर साहब जनाब और फारूक साहब का खैर मकदम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मगरबी बंगाल और मगरबी बंगाल के मुसलमान, उनकी सरकारी इदारों में नुमाइंदगी और सरकारी जॉब में नुमाइंदगी के सवाल पर। ये सवाल इसलिए आज अहम है, मई में जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो फैसला ओबीसी रिजर्वेशन पे आया, उस फैसले के बाद बड़ी तादाद मुस्लिम तलबा की है जो एजुकेशन के सिस्टम से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। और लेकिन सवाल सिर्फ तालीम का नहीं है, दीगर जो सरकारी इदारे हैं, जैसे अभी हाल कल 28 तारीख को जो स्कूल सर्विस कमीशन की इलाकाई चेयरमैन फहरिस्त आई है, उसमें एक भी मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है। इसी तरह से प्राइमरी बोर्ड के लिए जो नई एडहॉक कमेटी बनाई गई, उसमें भी एक भी मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है। तो सवाल ये है कि जब अब सरकारी इदारों में और बिलखुसूस पॉलिसी मेकर इदारों में जब मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं होती है, तो फिर उसके असरात क्या होते हैं और उसके असरात कहाँ तक जाते हैं, इस मसले पर आज हम फारूक साहब से बात करेंगे। फारूक साहब, मेरा सवाल आपसे, पहला सवाल यही है कि इस तरह के जो डिसीजन मेकिंग जो इदारे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड, इस तरह के जो बड़े इदारे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरह के इदारों में अगर मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं होती है तो उसका क्या असर पड़ता है? भाई, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है इब्तिदाइये में। उसने कहा कि आपने कहा कि पॉलिसी साजी के सिलसिले में जब किसी तबके की नुमाइंदगी नहीं होगी तो उस तबके के मसाइल उभर करके सामने नहीं आएंगे। जब मसाइल ही उभर के सामने नहीं आएंगे तो उसके हल की सिमत कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई मनसूबा नहीं बनाया जाएगा, कोई हिकमत अमली मुरतब नहीं की जाएगी कि फलां तबके की नुमाइंदगी नहीं है, इस वजह से वहाँ के लोगों के जो हालात हैं उससे दुनिया वाकिफ नहीं है या पॉलिसी बनाने वाले वाकिफ नहीं है, इसलिए उस पर खुसूसी तवज्जो नहीं होगी, ना उनकी बेहतरी की तरफ वो कोई मनसूबा बनाएंगे, कोई हिकमत अमली तय करेंगे, ना प्लानिंग होगी, ना प्रोजेक्ट बनेगा। ये तो सीधा सीधा जो है उनके खात्मे की सिमत की कोशिश है। ये अभी आपने खुद ही अर्ज किया है कि प्राइमरी बोर्ड की जो कमेटी बनी है 22 अगस्त को जो रिजल्ट आई है उसमें एक भी अकलियती नुमाइंदा नहीं है। अकलियत क्या, जरा हम खुल करके कहें, कोई भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मुसलमानों को तालीम के शोबे में जो अमल दखल होना चाहिए था हुकूमती सतह पर, उसको धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है। इसका आगाज आज नहीं, बहुत अरसे से है मगरबी बंगाल में। हाँ, 2011 तक पब्लिक सर्विस कमीशन में मुस्लिम नुमाइंदे होती जी 2011 से पहले, यानी इनकी हुकूमत से पहले जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ढांचा था, जो तंजीमी सूरत हाल थी, उसमें एक मेंबर हुआ करता था जो मुसलमान हुआ करता था, बिलखुसूस उर्दू तबके से उसकी नुमाइंदगी हुआ करती थी। लेकिन अब वो पूरा मामला ही खत्म कर दिया गया है। अब कोई 2011 के बाद से आज 24 चल रहा है, 13-14 वर्षों में कोई एक शख्स मुसलमान पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं ना हो। उसके न होने की वजह यह है कि वहाँ होने वाले इंटरव्यूज, वहाँ होने वाली बातचीत में वो मेंबर शामिल नहीं हो रहा है। कैसे उम्मीदवार मुंतखब किया जा रहा है, मुसलमानों को इससे कोई वाकफियत नहीं हो रही है। फौजा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन पे जो मई में जो फैसला आया, उससे 2 हफ्ता पहले या 2.5 हफ्ता पहले इसी तरह से 26,000 असातिज़ा की नौकरी बर्खास्त कर दी गई कलकत्ता हाई कोर्ट के जरिए, लेकिन हुकूमत फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे रोक लगा दिया। हम ये नहीं बोलते कि 26,000 मुसलमान नहीं थे, मुसलमान थे, लेकिन ओबीसी मसले पे जब कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला आया तो हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट जाने में देर हुई और हुकूमत उसको फौरी समाअत करने की पहले मरहले में दरखास्त नहीं की, गुज़िश्ता समाअत में दरखास्त की कि इसको फौरी समाअत की जाए। तो इस ताख़ीर से क्या नुकसान होने जा रहे हैं? भाई देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी के सिलसिले में अदालत का फैसला खुद भी जो है ऐसा नहीं है कि उसको जो है निगल लिया जाए, उसको कबूल कर लिया जाए। अदालत ने जिस बुनियाद पर फैसला दिया है वो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि अदालत खुद को मुकद्दस कहती है, दूसरे भी मुकद्दस कहते हैं, उसके फैसलों पर आवाज नहीं उठाना चाहिए। लेकिन फैसला मुझे कबूल इसलिए नहीं है कि अदालत ने किस मस मंजर में उस केस को देखा है। जिस डाटा, जिस आदद और शुमार की बुनियाद पर ममता बनर्जी की हुकूमत ने मुसलमानों के उन तबकात, महरूम तबकात को रिजर्वेशन दिया था, वो तमाम डाटाज जो है सचर कमीशन की रिपोर्ट में लाए गए। अदालत ने मुसलमानों को या ओबीसी का रिजर्वेशन ये कहते हुए रद्द कर दिया कि इसके लिए कोई पेशबंदी नहीं की गई, कोई डाटा नहीं लिया गया। ये मेरी समझ से बालातर है कि अदालत इस नतीजे पर कैसे पहुंची है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की नीयत भी साफ नहीं है, वरना ये मामला इतना संगीन है कि जो लड़के ओबीसी की बुनियाद पर किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दाखिला लिए हुए हैं, उनको जो मिलने वाली रियायत इस सर्टिफिकेट के ये रद्द हो जाने की वजह से वो रियायत खत्म हो जाएगी, उनका तालीमी सिलसिला खत्म हो जाएगा। हुकूमत ने इसको एक खेल तमाशा बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट में फौरन जाना चाहिए था, इसके खिलाफ अपील करनी चाहिए थी, लेकिन इसकी समाअत में ताखीर हुई और
मजे की दिलचस्प बात यह है कि इनके यहाँ अगर कोई मुजरिम, कोई इनका मंत्री, कोई चोर, कोई डाकू, कोई किसी भी तरह का आदमी किसी एजेंसी की गिरफ्त में आता है तो ये बड़े बड़े वकला का पैनल खड़े कर देते हैं। नामवर मारूफ वकील कपिल सिब्बल जैसे लोग उसकी पैरवी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस ओबीसी के मामले में ममता हुकूमत ने क्या किया कि जूनियर वकीलों का एक ग्रोह वहां पे खड़ा किया, 2-3 लोगों का, जो अदालत के सामने हुकूमत का वो मौकफ, यह हुकूमत जो मौकफ बयान करती है वो सही से पेश नहीं कर पाए, इसलिए अदालत ने वो समाज की तारीख ही नहीं दी। हाँ, बात जब यहाँ इंडिया बंगाल में जब तुतु मेमो होने लगी और तुर्की होने लगी तो कपिल सिब्बल को बाद में खड़ा किया गया। जी 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 तो ये बदनीयती जाहिर है सामने ही। अब दूसरा मामला मुसलमानों का देखिए, मैं गुज़िश्ता 15 वर्षों से 18 वर्षों से मगरबी बंगाल की सियासत को बड़ी नजदीक से देख रहा हूँ, किस तरह से लेफ्ट हुकूमत ने मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया। उस खिलवाड़ को मुसलमानों की मजलूमियत का हथियार बना करके ममता बनर्जी सामने आई और तृणमूल कांग्रेस नाम की सियासी जमात खड़ी हुई जो मुसलमानों की हमदर्द बन करके उभरी। लेकिन जो नतीजा मेरे सामने है वो ऐसा लग रहा है, हिंदी में कहा जाता है नाम बड़े दर्शन छोटे, या यूं कहिए कि बहुत शोर सुनते थे हाथी के दुम का, जो देखा तो गज भर की रस्सी बंधी हुई थी। तो इनकी मुस्लिम और उर्दू निवाजी सिर्फ इनके लेटर पैड पर उर्दू में वज़ीर आला ममता बनर्जी लिखने तक है। इसके अलावा अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि उर्दू से मोहब्बत या मुसलमानों से मोहब्बत का एक शायबा भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए मौलाना मोहतरम कि मुर्शिदाबाद जैसे कसीरुल आबाद मुस्लिम जिले में आज तक एक यूनिवर्सिटी कायम नहीं की गई, हालांकि ममता बनर्जी है जो इन्होंने आज से 8 साल पहले ऐलान किया था कि हर जिले में हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जो यूनिवर्सिटी बनी है उसका भी जो ऐलान किया उसमें कोई अमल नहीं हो पाया, कोई अमल नहीं हो पाया, उसके उसके कोई मुकाबले कार्रवाई में नहीं हुई है। एक का नाम है कुछ बिहार में परमानेंट यूनिवर्सिटी बन के पंजाब बना। मुख्तलिफ जगहों पे बनी है। जी 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 अब ये आप मुर्शिदाबाद की आबादी देखिए ना भाई, जी जी वहां पे कितना, शायद 5 या 6 कॉलेजेस हैं। जी जी। और फारूक साहब ये सवाल इसलिए है कि अब कलकत्ता शहर में उर्दू स्कूलों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, असातिज़ा की तादाद बहुत कम है। पहले भी हम लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा बातचीत की है, लेकिन वहाँ रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू है और दूसरी कहने की असातिज़ा की बहाली नहीं हो पा रही। 2013 के बाद से कोई बहाली नहीं हुई है। इसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे सामने जो बात आ रही है, गैर मियारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लासेस गैर मियारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं और वो 10वीं आते आते उनकी सांस फूलने लगती है, वो सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। देखिए मसला सिर्फ उर्दू का नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं कि मगरबी बंगाल में तालीम का निज़ाम वो पहले वाला नहीं रहा। पहले कहा जाता था कि मगरबी बंगाल तालीम के मामले में सबसे आगे। आज सूरत हाल ये है कि कौमी पैमाने पर, कौमी आप डाटा देखिएगा, उसमें मगरबी बंगाल बिल्कुल निचली पायदान पे खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ का तालीमी निज़ाम बिल्कुल चौपट हो गया है। तालीम में सियासत इस कदर दखील हो गई है कि अलफी ज़लम, छोटे छोटे कॉलेजों में यूनियन की बरतरी तसल्लुत कायम रहता है, असातिज़ा को पढ़ने नहीं दिया जाता। जहां तक उर्दू और हिंदी का सवाल है, जो सूरत हाल उर्दू के साथ है वही सूरत हाल हिंदी के साथ भी है। हिंदी मीडियम स्कूलों में भी असातिज़ा नहीं है, उर्दू मीडियम स्कूलों में भी असातिज़ा नहीं है। इसकी वजह क्या है ये हुकूमत ही बता पाएगी कि उर्दू की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है या हिंदी असातिज़ा की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। लेकिन वजह जानने का हक भी है उर्दू और हिंदी वालों को, खास करके उर्दू वालों को, इसलिए कि उर्दू वालों के 99% लोग इस हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार लाने में पेश रहे हैं और अपना खून तक दिया है इन्होंने। अब तक की हुकूमतों में आपने देखा होगा जितनी इंतखाबात हुए मुसलमान ही लड़ते रहे, मुसलमान ही मरते रहे। इन्होंने अपना खून दे करके ये हुकूमत लाया है, लेकिन ये पूछते नहीं है। इनके अंदर पता नहीं किस तरह की बेहिसी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। इनके अंदर इज्तिमाइयत का मुझे फुकदान नजर आ रहा है। एक आदमी अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो 10 लोग उसके पीछे खड़े रहते हैं कि उसकी टांग खींच करके नीचे गिराए, हुकूमत से पूछे नहीं। ये मुसलमानों में जज्बा, उर्दू वालों में ये जज्बा होना चाहिए कि हुकूमत से सवाल करें। जी, अब आपने जो मालदा मुर्शिदाबाद की बात कही है, मैं अपने नाज़रीन के सामने एक रिपोर्ट रखना चाहता हूँ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि ये जो 2 जिला है मालदा मुर्शिदाबाद बंगाल के सबसे गरीब तरीन जिला है और ये बात सजा कमेटी ने भी कही थी। सवाल फारूक साहब आपसे ये है कि 2006 में जो रिपोर्ट कही गई और उस रिपोर्ट के बाद में हम लोगों ने बंगाल का मुसलमानों ने लेफ्ट को बेदखल कर दिया इक़्तिदार से और मालदा मुर्शिदाबाद मुकम्मल तौर पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। इसके बावजूद इन 2 अजला की हालत में बेहतरी क्यों नहीं आ पाई? भाई बेहतरी ना आने की वजह मैंने आपसे वो पहले ही अर्ज किया है कि मुसलमान ये सामने नहीं आ रहे, अपना हक नहीं मांग रहे। आप जिस मुर्शिदाबाद और मालदे की बात कर रहे हैं, इन दोनों अजला की 90% नौजवान आबादी हिजरत कर रही है रोजगार के लिए। जी जी तालीम तो पहले से ही उनका खत्म था, रोजगार भी नहीं है, हिजरत कर रही है। ये वही नौजवान है जो इंतखाब के जमाने में आते हैं और अपना खून देकर के ये हुकूमत को सामने लाते हैं।
इनके जो वहाँ पे नुमाइंदे हैं उनका गिरबान पकड़ना चाहिए कि हुकूमत से मुतालबा करें कि जिन मंशूरात की बुनियाद पर ये हुकूमत आई थी उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है। जो सूरत हाल 2006 में थी, 2005 में थी, वो 2024 में क्यों है, उसमें तब्दीली क्यों नहीं आई है। अब मैं अभी जब ये सागर जी का जब बाई इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में ममता टीएमसी वहां से हार गए, बायन विश्वास जीते। ये अलग सवाल है कि बायन विश्वास बाद भी खुद टीएमसी का हिस्सा बन गए, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने एक बोर्ड बनाया था, जिसका बोर्ड जो माइग्रेंट बोर्ड वेलफेयर बोर्ड बनाया था, लेकिन हम देखते हैं उस बोर्ड की कोई कारकिर्दी हमारे सामने नहीं आई। तो आप सफीउल इस्लाम उसके चेयरमैन बनाए गए। सिर्फ माइग्रेंट बोर्ड की क्यों बात कर रहे हैं भाई, यहाँ अक़लियती कमीशन जो है उज़्व मुअत्तल पड़ा हुआ है, गुज़िश्ता कई वर्षों से उसकी कोई रिपोर्ट आपके सामने आई हो तो सामने नहीं आई। तो भाई ये तमाम इदारे जो है आईनी इदारे हैं, ये सब हुकूमत की चमचागिरी में लगे, तो फिर आप किससे तवक्को कर सकते हैं। साहब जब आपने माइनॉरिटी कमीशन की बात कही है, तो मैं 2002 में एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ अपने नाज़रीन के लिए, बहुत दिलचस्प होगा कि उस दौर में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने, जो सीएम थे वहाँ बंगाल के, उनको एक खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पर कहा कि बंगाल के बॉर्डर एरिया में मदरसों में टेररिस्ट की तालीम होती है। उस रिपोर्ट की बुनियाद पर उन्होंने बयान दे दिया, दिल्ली में बयान दिया के बाद में बाएं महासचिव से उस बयान में वजाहत ली। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस जमाने में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन होते थे ख्वाजा यूसुफ साहब, जस्टिस यूसुफ। तो जस्टिस यूसुफ चेयरमैन होने की हैसियत से उनको एक नोटिस भेजा कि आपने ये मुसलमानों के खिलाफ जो बात कही, कहाँ से कही है मुसलमानों के पास। तो एक माइनॉरिटी कमीशन जो एक सीएम के माथे से इदारा आता है, तो उसकी इतनी जुर्रत थी कि उन्होंने लेटर भेजा और लेटर का जवाब दिया बुद्धदेव भट्टाचार्य ने और कहा कि हम इस सिलसिले में माफी मांगते हैं, हमको जो रिपोर्ट मिली थी उस रिपोर्ट की सच्चाई नहीं है। और सारा रिपोर्ट में बुद्धदेव भट्टाचार्य का वो रिपोर्ट शाये हुआ। तो क्या आज की तारीख में आप तसव्वुर कर सकते हैं कि माइनॉरिटी कमीशन जो ममता बनर्जी अखबार में जो बयान आया, या इस तरह से कुछ उर्दू का जो अभी पब्लिक सर्विस का WBCS से उर्दू को खत्म किया जा रहा है, हिंदी खत्म, क्या माइनॉरिटी कमीशन में इतनी जुर्रत है कि वो सरकार को नोटिस दे सके। भाई देखिए, ये जो कुछ आपने अभी सुनाया, जी जी, ये इखलाकी किरदार का मामला है जी। हमारे यहाँ अभी मौजूदा ओहदे पर कौन साहब है मुझे नहीं मालूम, इमरान साहब फॉर्मर MP राज्यसभा और हमारे ही बागी से आते हैं, एडिटर हैं, जो भी हो। इससे कबल भी साहब थे, इससे कबल भी साहब, इम्तियाज अली शाह थे। इन साहबान का पूरा दौरानिया देख लीजिए। ये सवाल करना तो खुदा उन्होंने ये बताया तक नहीं कि मैंने क्या काम किया है। जी, ये सवाल ही नहीं उठता है। जिनका इखलाक इस कदर जो है पामाल हो कि वो रिश्वत और सिफारिश की बुनियाद पर उन ओहदे पर पहुंच रहे हो, तो कैसे सवाल कर सकते हैं। मैं किसी एक फर्द का नाम नहीं लूंगा। जी जी। अच्छा फारूक साहब, ये 2021 में जब फरहाद हकीम साहब कलकत्ता कारपोरेशन के जब मेयर बनाए गए, तो हम लोगों ने, खुद हमने भी और आपने भी शायद यही किया होगा कि बड़ी सुर्खी लगाए कि पहला मुस्लिम मेयर आज़ादी के बाद बनाया गया। लेकिन हम एक RTI की रिपोर्ट बता रहे हैं, उसमें यह था कि 2008 में कारपोरेशन में मुसलमानों की नुमाइंदगी 4.7% थी। अब 2019-20 अब इस वक्त अभी तक सिर्फ 5.2% है। भाई आपने बहुत दिलचस्प आदाद और शुमार बताए हैं। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये कुछ 1% का अजाफा हुआ है। 1% का नहीं, 0.7%। हाँ, 0.7% का अजाफा हुआ है। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं कि जो रिपोर्ट आपकी नजर से गुजरी है उसके तमाम मशमूलात आपने ध्यान नहीं दिए होंगे। उसमें एक नुक्ता ये भी शामिल है उसी RTI रिपोर्ट में कि 2011 के बाद कारपोरेशन की मुलाजमत, ये जो वहाँ पे सिविक सर्वेंट्स हैं, यानी शहरी सहूलियात फराहम करने वाले, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट हो, जो भी हो, ड्रिंकिंग मैनेजमेंट हो, ये तमाम मुलाजमतों को आउटसोर्स कर दिया गया है, ठेके पर दे दिया गया है। ठेके पर देने की वजह ये हुई कि पहले इन शोबों में 1500 से 1600 मुलाजमीन हुआ करते थे और आज 1100 मुलाजमीन है, और उसमें मुसलमानों की तादाद सिफर सारिया कुछ है। जी। इसी तरह कलकत्ता पुलिस के बारे में भी है कि वहां पे भी तादाद जो है 1% या 2% का इजाफा हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये है कि 2011 में जो मुसलमानों में जो बेदारी थी और एक समझ था, और हम लोग खूब लिखते भी थे और आए दिन जलसे होते थे, अब वो चीज क्यों गायब हो रही है। इसको देखिए, ये गायब तो हो रही है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए ये सोचने की जरूरत है। इंतखाब से पहले 1-2 महीना हमारे अंदर सरगर्मी आती है कि हम अपना हिसाब किताब करें, क्या खोया क्या पाया। हालांकि हमको ये हमेशा इंतखाब नतीजा और हुकूमत बनने के फौरन बाद ये काम शुरू कर देना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, और हुकूमत से ये मुतालबा करते रहना चाहिए। मुसलमान ऐसा कर नहीं रहे, न उर्दू वाले ऐसा कर रहे।
उनको चाहिए कि गुज़िश्ता 2010 से 2011 से ये हुकूमत है, 2024 13 वर्षों में क्या खोया क्या पाया, तो उसका हिसाब अभी से लगाना शुरू करें और जो कुछ इनकी नाकामियां खामियां, जो कुछ अपनी परेशानियां हैं उसको सामने लाए और हुकूमती सतह पर इज्तिमाई मुजाहरा करते हुए हुकूमत से जा करके मिले। इनफरादी कोशिश इसमें कभी कामयाब नहीं। जब मैं दूसरा इंतखाब आने वाला है अगले साल 2026 में गलबन इंतखाब है ना। अभी से कोशिश करें, अपनी बातें सामने रखें, हुकूमत को बताएं, हुकूमत को नहीं बताएं, पब्लिक की सतह पर, अवामी सतह पर लाएं, नेशनल मीडिया में ये बात जाए, जहां पे ये कहा जा रहा है कि ममता हुकूमत मुस्लिम नवाज है और ममता नहीं मुमताज बानो है, तो ये हकीकत सामने आनी चाहिए कि इसमें जो इम्तियाज है हमारे साथ, उसमें से कहाँ लग रहा है कि वो मुमताज है। चलिए, हम लोग तो ने बहुत तरकीब किया ममता बनर्जी की, लेकिन एक मुसलमानों का अपना एक रवैया देखिए कि अभी जो स्कूल से WBCS को लेकर जो रिपोर्ट सामने आने लगी, उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी बोलती है कि हमने WBCS में फॉर उर्दू को शामिल किया है। वो सिर्फ मुख्तसर एक लाइन की प्रेस का ममता बनर्जी ने एक लाइन सिर्फ जिक्र किया था। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि तमाम मुस्लिम हल्के में खबर मुबारकबाद और मिठाइयाँ तकसीम हो रही है। ये तो नहीं, ममता बनर्जी ने क्या कहा था मुझे उससे बहस नहीं है। वो वीडियो मेरे पास है, एक लाइन सिर्फ उन्होंने कहा। मैंने वो वीडियो पर, मुझे अफसोस है कि मैंने वो तस्वीर भी शाया की थी, उसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मस्जिद है, मस्जिद नाखुदा, उसके इमाम साहब थे, एक 2-3 और लोग थे जिन्होंने बाकायदा नवन्नों के गेट पे खड़ा होकर के तस्वीर खिंचवाई थी, अखबारों को भेजा था, ये लिखा था कि उर्दू का मसला हल हो गया, WBCS में उर्दू दे दी गई है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उर्दू का कौन सा मसला हल हुआ था। क्या उन हजरात को ये मालूम है कि WBCS में उर्दू का क्या मसला है, उर्दू निसाब में किस तरह शामिल है इस इम्तहान के? न खुद वाकिफ थे, न ममता जो है इससे वाकिफ होंगी कि ये मसला मुसलमानों का है। तो ममता के सामने हमको अपना मसला पेश करना है। मसला पेश करने के लिए उन लोगों को आगे आना चाहिए जो इस मसले से अच्छी तरह वाकिफ हो, न कि उन लोगों को आगे आना चाहिए जिनका मकसद ही ये है कि वो तस्वीर खिंचाए और दुकानदारी करे। नहीं, वहां पे तो हुआ ही, उसके बाद भी मिली कौंसिल है, मशावरत है, और भी लोग छोटे छोटे जलसा करने लगे, मिठाइयाँ बांटने लगे और अखबारों में खबर छपने लगी कि हमारी तहरीक कर दी। हर ऑर्गेनाइजेशन अपना। आप देखिए, ये शायद कुरान में ही कहीं मैंने ये लफ्ज पढ़ा था, अबलहा। अबलहा कहते हैं ऐसे मासूम लोगों को जो हर चीज पर पूरी तरह यकीन कर लेते हैं। तो मगरबी बंगाल के मुसलमान भी इतने मासूम है, अबलहे उम्मत है, इनको इस बात का यकीन है कि ममता ही उनकी निजात दहिंदा है, उन्होंने कह दिया है तो जो है हल हो जाना है। अब ऐसे मासूम सिफत लोगों को इस दुनिया में जिंदा रहने का क्या हक है, जहाँ हर वक्त हर कदम पे लड़ाई लड़नी होती है, वहां किसी की बात पर, किसी के झूठे बयान पर आंख बंद करके यकीन कर लेंगे, तो यही होगा जो आज इनके साथ हो रहा है, यही इनका मुकद्दर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बंगाल के मुसलमानों के हवाले से बहुत ही दो टोक और वाज़ेह अंदाज में सवाल रखा। आखिरी सवाल आपसे है फारूक साहब, कि मुसलमानों को अपने हकूक हासिल करने के लिए क्या इक़दाम करना चाहिए, उनकी क्या कोशिश, उनका एजेंडा क्या होना चाहिए? और दूसरा सवाल ये कि ऐसा लगता है कि मुसलमानों के पास कोई एजेंडा भी नहीं है तरक्की का। अब भाई, मुसलमानों को तो सबसे पहले अपने मसाइल की फहरिस्त बंदी करनी होगी कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनका हक क्या है और उनकी हक तलफी क्या हो रही है। मुसलमानों को ये मालूम करना होगा कि आइन ने उनको हिंदुस्तान में कौन से हुकूक दिए हैं। उनको ये जानना होगा कि उन इंसान की हैसियत से उनके हुकूक क्या है, मुसलमान की हैसियत से उनके हुकूक क्या है, और उनको ये भी जानना होगा कि जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं उसने उनका कौन सा हक छीना है। तो जो लोग ये न जानते हो किस तरह अपनी लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए जरूरी है कि मुसलमान तालीमी सतह पर आगे बढ़े। बुनियादी कोशिश ये करें कि उनके अंदर तालीम आए, शऊर और आगाही है, आगाह हो सूरत हाल से, तब अपने मसाइल का अदराक करेंगे, फिर हल की सिमत कदम बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने नाज़रीन से मेरी दरख्वास्त है, अगर आप पहली मरतबा इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना न भूलें। और हमारी आपसे ये भी एक दरख्वास्त है कि इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन एक कोशिश है सच्चाई को सामने लाने की, इसलिए आप हमारी इस मुहिम में हमारा हिस्सा दें, साथ दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आवाज़, सच्चाई की आवाज़ ज़्यादा दूर तक पहुँचे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।